बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक राइटिंग अबाउट पोइट्री। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर आज का हमारा टॉपिक राइटिंग अबाउट पोइट्री है। इससे पहले हमने व्हाट इज एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग इसको समझा है। राइटिंग अबाउट ड्रामा, राइटिंग अबाउट फिक्शन, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो आज हमने पढ़ना है राइटिंग अबाउट पोइट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल को समझे कि राइटिंग अबाउट पोइट्री यानी किस तरह से शायरी को लिखा जाता है। हमने उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे जज करना है, बल्कि ना सिर्फ उन्हें जज करना है, उन्हें एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाना है। यानी एक बारीक से बारीक चीज़ भी हमने कोई नहीं छोड़नी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग है। यानी पोइट्री को लिखते वक्त कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, उन सबको डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लें कि जो पोइट्री है ये भी लिटरेचर का ही एक पार्ट है, और इसको समझते वक्त, इसको लिखते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिनके अंदर कंटेंट है, फॉर्म है, फिगरेटिव लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी टोन को देखते हैं, इसके अंदर मीटर कौन से यूज़ हुए हैं। यानी एक एक वर्ड को पोइट्री के अंदर हम देखते हैं। जिस तरह से एक उर्दू का मैं शेर आपके सामने पढ़ता हूँ कि कुछ है खबर भी तुझको कि उठ उठ के रात को आशिक तेरी गली में 100 बार हो गया है। या एक और बड़ा फेमस शेर है, नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब यहाँ पे इस शेर को आप ले लें दूसरे वाले को कि नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। देखें अब जो शायर है इसने यहाँ पर कितने ज़्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया है। अब हमें फिगरेटिव लैंग्वेज का पता तब भी चलेगा जब हमने फिगरेटिव लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होगा, उसे समझा होगा। यानी फिगरेटिव लैंग्वेज ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके ज़रिए से एक चीज़ को दूसरी के साथ तशबीह दी जाती है, यानी उसको एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। जिस तरह से अब महबूब के जो लब है वो आम ही लब है ना, सारों जैसे ही होंगे। यहाँ पर देखें महबूब को यानी कितना ज़्यादा शायर ने उछाल दिया है अपनी पोइट्री के ज़रिए से, अपने अशार के ज़रिए से। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी आपको समझाने के लिए कि शायर किस हद तक जा सकते हैं अपनी पोइट्री के अंदर, और किस चीज़ों का, कितनी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग अबाउट पोइट्री का मेनली हमने यहाँ पे करना है क्रिटिकल एनालिसिस। और क्रिटिकल एनालाइज जब हमने किसी चीज़ को करना होता है, एनालाइज समझते हैं ना कि किसी चीज़ को चीर फाड़ कर देखना कि भाई इसके अंदर क्या है, ये बनी किस तरह से है, इसको कहते हैं किसी चीज़ का एनालाइज करना। और क्रिटिकली मीन्स होता है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से उसे देखना। यानी अगर ये इस तरह से लिखी गई है तो ये क्यों लिखी गई है, ये इस तरह से क्यों नहीं लिखी गई। तो यानी इसके अंदर जितने भी मीटर्स हैं, वर्ड्स हैं, कंटेंट है, फॉर्म है, हर चीज़ को मद्देनजर रखकर हमने चलना है। तो राइटिंग अबाउट पोइट्री के अंदर हमारा मेनली जो टॉपिक है वो क्रिटिकल एनालाइज एंड एप्रिसिएशन है। पोइट्री की डेफिनेशन तो आपने 12 दफ़ा पढ़ी होगी कि पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन विच द पोएट कन्वे द आइडियाज एंड इमोशंस, द ओवरफ्लो ऑफ आवर फीलिंग्स एंड इमोशन। इसके अलावा जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की डेफिनेशन दी थी, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर फीलिंग एंड इमोशंस इज कॉल्ड द पोइट्री। तो इस तरह से पोइट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस मौजूद है, जिसका मतलब यह है, यानी मेनली टॉपिक ये होता है कि एक पोइट पोइट्री के जरिए से अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो इमोशंस है, अपने जो एहसासात हैं, अपने आइडियाज़ हैं, उनको कन्वे करता है थ्रू टू क्रिएटिव लैंग्वेज, यानी क्रिएटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। अब देखें क्रिएटिव लैंग्वेज क्या होती है। इससे पहले हमने नॉवेल्स, नोवेला, शॉर्ट पोइट्री, कितने ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर जो सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। लेकिन जो पोइट्री होती है ना, इसके अंदर बात को बड़ा घुमा फिरा कर किया जाता है, बड़ा ना बात को मुलायम सा करके, बड़े मीटर का ख्याल रखते हुए। यानी दो शेर आपस के अंदर मिले ना, वो तो वैसे ही नहीं हमें जब छोटे थे पसंद आते थे कि यार ये क्या शेर बोल दिया, ये तो आपस में एक दूसरे से मिसरे मिल ही नहीं रहे। तो उस वक्त हम ये समझते थे कि जो शेर एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलेगा उस पर ज़्यादा वाह वाह करनी है। लेकिन अब हम उसका जो मीनिंग है उस पर भी गौर करते हैं। यानी मीन्स ये कि जो पोइट्री है ना, ये अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन और अपने एहसासात को कन्वे करने का एक ज़रिया है एक पोइट का। तो ये पोइट्री की मेनली डेफिनेशन है जिसको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले समझ लें कंटेंट को। कंटेंट बेसिकली होता है सब्जेक्ट मैटर, यानी एक जो पोइट होता है ना, उसकी जितने भी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसके जितने भी आइडियाज़ हैं, उनको वो एक वे से ट्राइंग टू कन्वे, यानी कन्वे करने की हमारे सामने एक कोशिश करता है। और जिस तरह से वो उनको कन्वे कर देता है, यानी उसके आइडियाज़, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस हमारे पास आ गई है एक कंटेंट की शक्ल के अंदर। यानी हम कहते हैं ना किसी को कि आपका कंटेंट क्या है, कहना क्या चाह रहे हो भाई, क्या लिखा क्या हुआ है आपने, हमें बात समझ नहीं आ रही, क्यों इतनी बात को घुमा फिरा रहे हो, आपका कंटेंट क्या है, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो ये वही चीज़ है कि एक पोइट की फीलिंग्स, इमोशंस का जो होता
है ना सब्जेक्ट मैटर, यानी जो वो कहना चाह रहा होता है उसको कहते हैं कि ये इस पोइट का कंटेंट है। सेकंड नंबर पे है फॉर्म। इट मीन्स द वे इन विच अ पोइट अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ पोएम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ लैंग्वेज, इमेजरी एंड साउंड्स एक्सेट्रा। इसके अंदर जो पोइट होता है वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज को अरेंज करता है और लिखता है। मीन्स के फर्स्ट नंबर पे कंटेंट के अंदर उसने अपने आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशंस का एक कंटेंट बना लिया था कि भाई मैं ये बात कहूँगा, लेकिन अब फॉर्म के अंदर ये वो एक ऐसा जरिया है, यानी द वे है इन विच द पोइट अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ पोएम, कि एक पोएम के अंदर कितने एलिमेंट्स यूज होंगे, यानी वो फ्री वर्स लिखेगा, वर्स के साथ लिखेगा, मीटर का यूज करेगा, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करेगा, वो किस तरह के पोएम को लिखेगा, इस तरह की तमाम चीज़ें इस फॉर्म के अंदर हम डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर हम यूज ऑफ लैंग्वेज, वही बात के वो किस तरह की लैंग्वेज का यूज करेगा, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज है ये क्या चीज़ होती है इनको आगे बताते हैं, यानी इमेजरी का यूज करेगा, वो साउंड्स का, म्यूजिक का यूज करेगा। तो ये तमाम चीज़ों को तय किया जाता है पोएम की फॉर्म के अंदर। तो ये बेसिक सा फर्क आपने कंटेंट और फॉर्म के अंदर याद रखना है, क्योंकि इसका क्रिटिकली एनालाइज करते वक्त हमें ये बहुत ज़्यादा मदद देगी। एक पोएम का क्रिटिकल एनालाइज करते वक्त आपने इसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज का भी बड़ा अच्छे से ख्याल रखना है। फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स ये कि कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनको बातों के अंदर, जिनको पोइट्री के अंदर, जिनको अशार के अंदर ऐड करके जो मीनिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, यानी अपनी बात को बड़े अच्छे से बयान करने का एक फन होता है ये पोइट का। जो पोइट जितने ज़्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है ना, उतना ही ज़्यादा लोग उसकी जो पोइट्री है उसको पसंद करते हैं। देखिए फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, क्योंकि इसका एक अलहदा से जो है वो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सिमिली, मेटाफर, और सिमिली मेटाफर को आपको पता ही है कि जो तशबीह दी जाती है उर्दू के अंदर, तशबीह कहते हैं ना सिमिली को, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह करार दे देना, जैसा करार दे देना, यानी इसके अंदर एज एंड लाइक का यूज़ किया जाता है। जैसे माँ ने कहा मेरा बेटा शेर जैसा है, माई सन इज लाइक द लाइन। तो इस सेंटेंस में मदर ने बेटे को लाइन के साथ इनडायरेक्टली तौर पर तशबीह दी है, यानी इनडायरेक्टली तौर पर उसे कहा है कि मेरा बेटा शेर जैसा है। लेकिन जो मेटाफर होता है इसमें डायरेक्टली तशबीह दी जाती है, यानी एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता, बात बाकी वही की वही होती है। जिस तरह उर्दू के अंदर आपने तशबीह, इस्तारा पढ़ा होगा ना, तो ये वही चीज़ें हैं जिनको इंग्लिश के अंदर सिमिली मेटाफर कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इमेजरी आ जाती है कि किस तरह से वो इमेजरी का यूज़ कर रहा है। और इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन आप समझते हैं ना, कि किसी चीज़ की जो असली क्वालिटीज़ होती हैं वो किसी दूसरी में डाल देना, यानी जिस तरह से द लीव्स डांस्ड इन द एयर, जो पत्ते हैं वो हवा के अंदर नाच रहे हैं। जब हवा चलती है तो पत्ते सरसराते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नाच रहे होते हैं, नाचता तो इंसान है या जानवर है। मीन्स ये कि एक जानदार चीज़ की क्वालिटीज़ को जब बेजान चीज़ में दिखाया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से जो पॉइंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाइपरबोली, यानी एग्जरेशन, चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देना, चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेकर चला जाना। जिस तरह से हम कहते हैं कि जब किसी से लड़ते हैं, मैंने तुम्हें 100 दफ़ा कहा ये काम इस तरह से नहीं होना, इस तरह होना है, हालांकि गिन के 100 दफ़ा तो नहीं ना कहा होता, बस बात को बढ़ा दिया जाता है, एग्जैजरेट कर दिया जाता है। तो ये हाइपरबोली का यूज़ भी फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर आता है। तो इसके अलावा पैराडॉक्स, ये वो बहुत सारे फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस इनको कहते हैं। तो ये तमाम आप अलहदा लेक्चर के अंदर देख लीजिएगा। तो इन चीज़ों का भी पोइट्री का एनालाइज करते वक्त आपने ख्याल रखना है। एक पोइम के कंटेंट, फॉर्म और फिगरेटिव लैंग्वेज को समझने के बाद फिर इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, यानी ये जो पोइम हमारे पास है इसको कौन से टूल्स के अंदर, इसको कौन से अंदाज के अंदर लिखा गया है। कुछ सोनेट्स पोइम होती हैं, कुछ एपिक पोइम्स होती हैं, कुछ हैकू होते हैं। तो यानी ये तमाम काइंड्स, यानी पोइम के स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखकर चला जाता है। तो जो सोनेट्स होती हैं इसका आपको पता ही है, तो ये हमें पता किस तरह से चलता है कि ये पोइम है, ये पोइम है। देखिए हम जो इनकी लाइंस होते हैं ना उनके हिसाब से इनका पता लगाते हैं। एक पोइम की जो लाइंस को हमने तरतीब दिया हुआ है ना, जिस तरह से हम कहते हैं कि एक जो सोनेट्स है इसके अंदर 14 लाइंस की ये एक पोइम होती है, यानी 14 लाइन पर मुश्तमिल जो पोइम होगी उसको हम सोनेट्स कहेंगे। तो इसी तरह जो लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है इसको हम एपिक पोइम कहते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा लंबी पोइम होती है ना इसको एपिक पोइम बोल देते हैं। और जो हैको होता है इसके अंदर हमने ये कहा हुआ है कि इस पोइम के अंदर 575 सेलिबल्स का यूज़ किया जाएगा, यानी मीटर का यूज़ किया जाएगा। अब ये सेलिबल
सिंबल्स, मीटर, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो वर्ड्स होते हैं, इन तमाम को समझने के लिए आपके लिए एक अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। बस यहाँ पे आप यही याद रख लें कि जब हमने स्ट्रक्चर को समझना है तो अकॉर्डिंग टू इसकी लाइंस को देकर हमने चलना है। अगर स्ट्रक्चर के अंदर एक पोएम की 14 लाइन है, 14 लाइंस है, तो ये एक सोनेट्स है। अगर वो बहुत ज़्यादा लंबी पोएम है तो वो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, उसको एपिक बोलते हैं। अगर ये 5 सेलिबल्स से तौर पर लिखी गई है, यानी इसकी लाइंस इस तरह से है, तो ये हैकू है। और इसके अलावा फ्री वर्स पोएम का तो आपको पता ही होगा कि ऐसी पोएम जो कि एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करती और इसके अंदर जो मीटर है इसका यूज नहीं किया जाता। तो इस तरह की जो पोएम्स होती है इसको फ्री वर्स पोएम कहा जाता है। अब ये राइमिंग स्कीम, ये मीटर क्या चीज़ है, इनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।